बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास हमारा आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियो टाइम पर मिलती रहें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको डिटेल से समझाता हूँ इस वीडियो में कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। जैसा कि आपको इस नाम से ज़ाहिर है कि इंटरनली रिफ्लेक्शन हो रही होती है, टोटल सारी की सारी लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जब एक रे ऑफ लाइट जो कि डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है वो रेयरर मीडियम में एंटर होती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड कर जाती है। डेंसर मीडियम से मुराद वो मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो और रेयरर मीडियम जिसकी डेंसिटी इस मीडियम की निस्बत कम हो, या आप दूसरे आसान लफ्ज़ों में ये भी समझ सकते हैं कि वो मीडियम जिसके पार्टिकल्स के दरमियान दोनों मीडियम में से दो मीडियम आपके पास होंगे, उनमें से जिस मीडियम के पार्टिकल्स के दरमियान गैप कम होगा वो डेंसर मीडियम और दूसरा रेयरर मीडियम कंसिडर किया जाएगा। तो जब एक लाइट रे ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम में और वो एंटर होती है रेयर मीडियम में तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। इसको ज़रा हम एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम की मदद से कि ये आपके पास गिलास है और ये एयर है। इनमें से गिलास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं बनिस्बत एयर के, तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती हुई रेयर मीडियम में एंटर होती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। ये रेड लाइन नॉर्मल को शो कर रही है, परपेंडिकुलर टू द गिलास ड्रॉ की है। और ये लाइट रे जो कि डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही थी वो जब रेयर मीडियम में एंटर हुई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी कि नॉर्मल से दूर बेंड कर गई। जब रेयर से डेंसर में एंटर हो तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, लेकिन जब डेंसर से रेयर में एंटर हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ये है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होनी चाहिए। तो जब लाइट ने डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर किया, ट्रैवल किया, तो क्या हुआ कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। इस केस में इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल से क्या है, कम है। अब इसको मजीद आगे देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीजेज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेज। जो आपको डायग्राम दिखाई थी उसके मुताबिक अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीज कर दिया जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। वही गिलास और एयर यहाँ पे मौजूद है और लाइट रे डेंसर मीडियम से इंटर होते हुए जब रेयर मीडियम में एंटर हुई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई। और आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमने इंक्रीज किया है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यानी कि हम किस तरफ जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। एक ऐसा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंक्रीज करते जाएंगे तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिस पे रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये नॉर्मल था, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जा रहे थे तो ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती जा रही थी। तो एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे इंसिडेंट रे जब यहाँ से थ्रो की तो वो क्या हुई, 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर गई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट causes the refracted ray in rarer medium to bend through 90 degree is called critical angle। ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है। क्रिटिकल एंगल क्या है, वो इंसिडेंट एंगल जिस एंगल पे जो लाइट है वो 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्रैक्ट कर जाए, उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि इस 90 डिग्री के एंगल को क्रिटिकल एंगल समझते हैं। ये गलती नहीं करनी। क्या है कि वो इंसिडेंट एंगल जिस एंगल पे लाइट रे 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्रैक्ट कर जाए उसको, उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। यानी कि अगर इस डायग्राम में क्रिटिकल एंगल फाइंड करने को कहा जाए तो ये आई एंगल जो है ये एंगल क्रिटिकल एंगल को इंडिकेट करेगा। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मजीद इंक्रीज करें, when the angle of incidence becomes larger than the critical angle, no refraction occurs।
रिफ्रैक्शन क्या है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो, और जब हमने इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी। ये लाइट रे जब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल तो वो था ना जिसपे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर जाती थी, लेकिन जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। सारी की सारी लाइट दूसरे मीडियम में एंटर ही नहीं होगी बल्कि उसी पहले मीडियम की बाउंड्री से टकरा के वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहले रिफ्रैक्ट कर रही थी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके अपना पाथ चेंज कर रही थी, वो रिफ्रैक्शन होता है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो, लेकिन यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी कि एक ही मीडियम में ट्रेवल करती हुई उसकी बाउंड्री से टकरा कर वापस आ जाती है, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ऑफ लाइट की डेफिनेशन समझ आई है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया जाए तो उस केस में रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होता बल्कि सारी की सारी लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो इस प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं कि यानी कि टोटल लाइट किसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गई है। इंटरनल रिफ्लेक्ट, टोटल लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट, इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। अब इसकी जरा डेरिवेशन देख लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो डेरिवेशन है वो ड्राइव करने के लिए हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक में आपने देखा था, n1 sin थीटा i इक्वल टू n2 sin थीटा r। n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, थीटा i एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड थीटा r एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Incident angle is called critical angle when refracted ray makes an angle of 90 degree with the normal। जो इंसिडेंट रे है उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं जब रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर जाए। ये कॉन्सेप्ट आपको पीछे समझा भी चुका हूं और सेम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इस कॉन्सेप्ट में से ये जो है थीटा आर है और ये थीटा आई है, तो थीटा आई को हम थीटा सी लिख देते हैं। थीटा सी क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, सी फॉर क्रिटिकल एंगल, और थीटा आर रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री के एंगल पे बेंड हुई है तो यहाँ पे 90 पुट कर दिया। इस इक्वेशन में थीटा आई को थीटा सी कह दिया क्रिटिकल एंगल, और थीटा आर 90, यानी कि जब थीटा आर 90 हो तो थीटा आई थीटा सी होता है। तो n1 साइन थीटा सी इक्वल होता है n2 के, ठीक है, साइन 90 इक्वल 1 होता है ना, तो n1 साइन थीटा सी इक्वल होगा n2 के। n1 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो साइन थीटा सी इक्वल आ जाता है n2 ओवर n1 के। जहां से अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो थीटा सी इक्वल आ जाता है साइन इनवर्स n2 ओवर n1 के। ये हमने क्रिटिकल एंगल का फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो उस वक्त होती है जब लाइट रे ट्रेवल करे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। ये कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त होता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती हुई लाइटर मीडियम में एंटर होती है। अगर सेकंड मीडियम एयर हो तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर n2 1 लेंगे और n1 को n कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि जिस तरह यहाँ पे गिलास से एयर में लाइट एंटर हो रही है तो गिलास वाले को n1 कहा और एयर वाले को n2 कहा, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, n2 को 1 पुट कर देंगे और n1 को हम सिंपली n कह देंगे। तो साइन थीटा सी इक्वल आ जाता है 1 ओवर n के, यानी कि n इक्वल आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा सी के, ठीक है। यानी कि क्रिटिकल एंगल किस चीज का, ऑफ दिस मीडियम, गिलास या जो भी मीडियम यूज किया जा रहा है डेंसर मीडियम, उसका फार्मूला क्या होगा 1 ओवर साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल, ठीक है। थीटा सी क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे।
مزید 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیول پر پڑھائی جانے والی تمام ٹیکسٹ بک بورڈ کی ایکسرسائزز کے سولوشنز آپ کو ہمارے چینل پر ملیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاسٹ پیپرز یا پریکٹیکل بیسڈ اسیسمنٹ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارا چینل وزٹ کریں۔ تھینک یو۔